नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा पर। मित्रों, आज हम आपके लिए दो मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं। मित्रों, हम आपके लिए रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर के आते हैं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मित्रों, आज की शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक नगर था, चंपक नगर। वहां का राजा बहुत ही प्रतापी और दयालु था। राजा बिल्कुल नौजवान था, अभी तो उनकी शादी ही नहीं हुई थी। उनके विवाह के लिए बहुत दूर देश के राजा महाराजाओं की राजकुमारियों के लिए रिश्ते आ रहे थे, परंतु राजा रणवीर को एक धुन सवार हो गई थी कि वे विवाह करेगा तो संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी से। राजा के गुरु ने उन्हें चेताया कि किसी चीज की अति ठीक नहीं होती। अक्सर साधारण स्त्रियां ही पति का साथ मरते दम तक निभाती हैं। आपको बहुत सुंदर के चक्कर में ना पड़कर एक स्वस्थ और सुंदर चरित्र वाली लड़की से विवाह कर लेना चाहिए। आप राजा हो, आपको खुद सुंदर कार्य कर प्रजा के दिल में राज करना चाहिए। चेहरे की सुंदरता तो बस 4 दिन की चमक मात्र है। चरित्र की चमक मरने के बाद तक बनी रहती है। परंतु राजा कहाँ मानने वाला था। वह तर्क देता कि हमें अपने बागों में अच्छे अच्छे फूलों की क्या जरूरत है। हम किसी साधारण बिना सुगंधित फूल से भी तो काम चला सकते हैं। जिसका मानना था कि सुंदर फूल और सुंदर स्त्री पर तो देवता भी प्रसन्न रहते हैं। राजा बहुत खोजबीन के बाद सबसे सुंदर राजकुमारी, जो नवरगढ़ की राजकुमारी थी, राजा रणवीर ने उससे विवाह कर लिया। राजकुमारी अपनी सुंदरता के घमंड में मदमस्त थी। वह अपने साथ 2 दासियां भी लाई थी जो अति सुंदर थीं। वे रानी का राज श्रृंगार किया करती थी। राजा सुंदर रानी पाकर फूले नहीं समा रहा था। वह कई महीने तक तो रानी के प्यार में इतना खोया रहा कि दरबार में ही नहीं आया। उधर रानी की एक दासी, जिसका नाम मालती थी, वह राजा के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थी। उसने देखा कि राजा रानी के प्यार में कहीं ज्यादा खो गए हैं, जबकि रानी उनसे कोई भी प्यार नहीं करती। वह बचपन से ही रानी की दासी थी और अब तो उसकी ससुराल में भी आ गई थी। वह रानी के एक ऐसे राज को जानती थी जिसे कोई दूसरा नहीं जानता था। उसे राजा पर दया आ रही थी। उधर रानी ने मालती को राजा की हर राज जानने के लिए उसकी खास दासी बना दिया। दासी मालती यही तो चाहती थी कि किसी तरह राजा से नजदीकियां बढ़ें और राजा को विश्वास में लेकर रानी के दुष्कर्म से आगाह कर दे, ताकि एक धर्मनिष्ठ राजा बर्बाद होने से बच जाए। हालांकि उसे पता था कि वह रानी नहीं बनने जा रही, वह दासी की दासी ही रहेगी। परंतु उसकी अंतरात्मा उसे राजा की मदद करने को कह रही थी। वह रानी की दासी थी और ससुराल से आई थी, तो राजा दासी से मजाक भी कर लिया करता था। लेकिन अब तो राजा की खास दासी थी, तो बातों बातों में राजा से मजाक में कही कि महाराज, दीदी जी के अलावा भी कोई काम देख लिया करें। दरबार में आपकी प्रजा रोज निराश होकर लौट रही है, कुछ ख्याल उनका भी किया करें। राजा की तो जैसे नींद खुल गई। महीनों गुजर गए थे, परंतु राजा के कोई भी शुभचिंतक इतना साहस नहीं जुटा पाया था कि उसके कर्तव्यों को याद दिलाए। राजा दासी पर बहुत खुश हुआ। राजा बोला, तुम मेरी एक अच्छी मार्गदर्शक हो। तुम निर्भीक होकर मुझे अच्छी सलाह देते रहा करो। तुम्हें मेरे साथ की गई गुस्ताखियों के लिए कोई भी सजा नहीं मिलेगी। राजा से इतनी बात सुनने के बाद दासी का राजा के प्रति और प्रेम बढ़ गया। राजा अब अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो गया और ज्यादा समय दरबार और प्रजा में देने लगा। पूरे 6 माह बाद राजा को देख प्रजा के चेहरे खिल उठे। उन्होंने राजा के प्रति निराशा थी, वह खत्म हो चुकी थी। राजा पहले से भी जोश से प्रजा के लिए काम करने लगा। राजा प्रजा में इतना व्यस्त हो गया कि रानी से मिलने का विशेष समय ही नहीं दे पा रहा था।
पहले तो रोज घंटों रानी का खूब प्रशंसा किया करता था, उसके लिए प्रेम के कसीदे पढ़ा करता था। परंतु राज दरबार में व्यस्तता के कारण रानी की प्रशंसता तो दूर, उसके लिए समय ही निकाल नहीं पा रहा था। वही रानी की एक बुरी आदत थी कि उसे हर हाल में एक पुरुष का साथ चाहिए था। ये बात मालती अच्छी तरह जानती थी, परंतु वह राजा से कहे तो कहे कैसे। उसने एक देर इशारे में राजा से कहा कि बिना प्यार किए स्त्री बिगड़ने लगती है और बिना फेरे घोड़े बिगड़ जाते हैं, उनको इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। राजा दासी की बातों को सिर्फ मजाक में लिया। उधर जब रानी ने देखा कि राजा उसके प्रति उदासीन होता जा रहा है, ना तो कोई तारीफ करता है और ना ही प्यार करता है, तो उसने नाटक करना शुरू कर दिया। वह बीमार रहने लगी। राजा पहले तो इस बात को हल्के में लिया और राज्य वैद्य को उपचार के लिए लगा दिया, परंतु रानी की बीमार तब तो ठीक हो, वह तो नकली रोगी की थी, उसे तो प्रेम का रोग था। दासी ने फिर एक बार राजा से इशारा किया कि आप रानी को वक्त दें, इस तरह के रोग दवा से नहीं बल्कि प्यार पाने से ठीक हो जाते हैं। परंतु राजा दासी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर रानी की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। राज वैद्य की दवा बेकार होती जा रही थी। राजा पहली बार परेशान हो उठा। उसने दूसरे राज्य से वैद्य बुलवाने के लिए अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने कई राज्यों से वैद्य बुलवाए, परंतु विद्वान वैद्य ने बताया कि हमारी समझ से रानी को कोई रोग नहीं है। अगर कोई नया रोग है तो हमारे बस की बात नहीं है। राजा के दरबार में एक युवक आया और राजा से बताया कि मैं चंद्रकांत हूं, मैं रानी के राज रोग को ठीक कर सकता हूं। राजा की दासी उसे देखते ही घबरा गई कि ये तो रानी का पूर्व प्रेमी है, मायके में खुल्लम खुल्ला रानी से मिला करता था। ए वैद्य कब से बन गया? अवश्य ही रानी ने इसे अपनी प्यास बुझाने के लिए बुलाया है। शायद राजा के साथ कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। मालती सिर्फ एक दासी थी, वह राजा और रानी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी और ना ही सच्चाई उजागर कर सकती थी। वह जानती थी कि बड़े लोग सिर्फ निर्दोष को ही बलि का बकरा बनाते हैं, फिर भी राजा के प्रति वफादार थी। वैद्य बने रानी के प्रेमी ने कहा, महाराज, रानी जी की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें ठीक से इलाज की जरूरत है। 1 हफ्ते तक हमें रानी के साथ ही रहना होगा। राजा बोला, आप 1 माह तक रानी के साथ रहो, परंतु रानी को ठीक कर दीजिए। नकली वैद्य यही तो चाहता था, उसे तो बिन मांगे मुराद मिल गई। रात के समय राजा की सेवा करते वक्त दासी मालती बोली, महाराज, रानी के पास किसी अनजान व्यक्ति को रहने की अनुमति देकर आपने अच्छा नहीं किया। राजा बोला, इसमें कोई बुराई नहीं है, रानी बीमार है, उसे वैद्य की आवश्यकता है और वैद्य से किसी बीमार को क्या खतरा हो सकता है। तुम बेवजह बहुत शंका करती हो, तुम्हें रानी के प्रति कोई शंका नहीं करनी चाहिए। रानी इस वक्त बीमार हैं और बीमार के साथ मजाक कतई अच्छा नहीं है। तुम मेरी भरोसेमंद दासी हो, रानी के पास यदि किसी पर भरोसा करूं तो तुम पर करता हूं, और तुम बिना सिर पैर की बातें करोगी तो मेरा भरोसा तुम पर से उठ जाएगा। दासी बोली, क्षमा करें महाराज, गलती हो गई, परंतु क्या करूं, आपकी और रानी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हूँ। राजा बोला, इतने सुरक्षा कर्मियों के रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। राजा इस तरह आराम से सो गया। सुबह में पता चला कि राजा तो दरबार में है ही नहीं। दासी मालती ने पूरे महल में छान मारा, परंतु राजा का कोई पता नहीं चला। उसने अपनी साथी दासी से रानी का हाल जाना तो वह भी रानी के प्रेम प्रसंग को जानती थी। उसे भी नकली वैद्य के विषय में पता था। वह जानती थी कि वह वैद्य नहीं, रानी का मायके का प्रेमी है और यहाँ रानी ने ही उसे बुलवाया है। वह रानी की कट्टर पक्षधर थी। उसने रानी को प्रेमी से मिलना अच्छा लगता था। उसने मालती से को कहा, रानी ने आज रात भर मजे लूटे हैं, जो मजा रानी को प्रेमी से मिलता है वह राजा में कहाँ था। मालती उससे पूछी, चलो अब सब तो ठीक है, परंतु राजा कहाँ चला गया, उसके विषय में भी तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो वह दासी बोली, बहन, इसके विषय में तो मुझे भी नहीं मालूम,
परंतु खबर लगते ही तुम्हें अवश्य बताऊंगी। वैसे इन सब बातों में से हमें क्या लेना देना, कोई भी राजा बने या रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। कौन सा हमें रानी बनाना है, हम रहेंगी दासी की दासी ही। मालती ने कहा, बहन तुम्हारी बात सही है, परंतु जानकारी तो रखनी ही चाहिए। मालती राजा से इस कदर लगाव लगा रही थी कि उसे राजा से प्यार हो गया था, परंतु दासी थी तो प्रेम का इजहार नहीं किया था। अब राजा ही गायब हो चुका था। वह जानती थी कि इसमें रानी और उसके प्रेमी का हाथ है। उधर मंत्री से लेकर सेनापति तक सभी परेशान थे। ताज्जुब की बात यह थी कि 1 महीने से बीमार रानी ठीक हो चुकी थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने राजा की अनुपस्थिति में खुद राज चलाने का ऐलान कर दिया। वह राजा के सिंहासन पर जा बैठी, जिससे राजा के दरबारी, मंत्री, सेनापति और राजगुरु को भी दाल में कुछ काला नजर आया, मगर सभी फूंक फूंक कर कदम रखते रहे। राज दरबार में ऐसा सन्नाटा कभी तक देखने को नहीं मिला था। रानी राजगद्दी पर बैठने के बाद भी राजा की खोज की कोई ऐलान नहीं किया था, ना ही किसी सैनिक या मंत्री को खोज के लिए भेजा। राज दरबारी रानी के इस व्यवहार से काफी दंग थे, मगर मालती की तो हालत ही खराब हो चली थी। वह राजा के लिए काफी व्याकुल थी। उधर रानी ने छठे दिन ही अपने प्रेमी से विवाह का ऐलान कर दिया। दबे स्वर से रानी का विरोध भी होने लगा कि यह राजगद्दी राजा रणबीर की है। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि राजा कहाँ हैं, जीवित हैं या मर चुके हैं, तब तक ना तो किसी को गद्दी पर बैठने का अधिकार है और ना ही रानी को किसी से विवाह करने का अधिकार है। विवाह कर लेने से तो रानी वैसे ही इस राजगद्दी की हकदार नहीं रह जाएंगी, उसे अपने पति के साथ जाना होगा। उधर रानी के खास दासी ने मालती को बताया कि मैंने रानी और उसके प्रेमी को रात में बात करते सुना है कि दोनों ने अपने खास बदमाशों की मदद से राजा को बेहोश कर फिर काठ में बंद बक्से में नदी में बहा दिया है। अब तक तो राजा पानी में डूबकर मर गया होगा। मालती ने रात में सोच लिया कि वह राजा का पता लगा करके रहेगी। बक्से में बहाए गए लोगों में शायद ही कोई मरता है, क्योंकि अक्सर लोग नदी में स्नान करने, पानी लेने आते जाते रहते हैं। बक्से पर नजर पड़ते ही वे बाहर निकाल लेते हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि उसमें धन है। मालती की अंतरात्मा कह रही थी कि राजा जिंदा है। वह रात में ही राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वे नदी के किनारे किनारे 2 दिन तक चलती रही, आसपास के लोगों से पता लगाती रही, परंतु उसे राजा का कोई सुराग नहीं मिला। तीसरे दिन वह आगे बढ़ रही थी कि उसे नदी किनारे काठ का बक्सा मिला, जो टूटा हुआ था। देखने से लग रहा था कि अभी हाल ही में तोड़ा गया है। मालती को लगा कि अब हमारी मंजिल नजदीक है, अवश्य ही राजा कहीं आसपास है। वह ढूंढते ढूंढते एक गाय के चरवाहे के पास गई और उससे बक्से और उसमें से आदमी के बारे में पूछा, तो चरवाहे ने बताया, मैंने ही नदी में बक्से को पाया है और उसमें से एक आदमी मिला है। वह अब हमारे कब्जे में है, उसे छोड़ने के लिए पैसे लूंगा, तब उसे आजाद करूंगा। क्या वह तुम्हारा है? मालती बोली, पहले मुझे दिखाओ तो सही, तभी तो पहचानूंगी कि मेरा पति है कि नहीं। चरवाहे ने राजा को एक पेड़ से बांध करके रखा था। उसे क्या पता था कि बक्से में बंद आदमी यहाँ का राजा है। मालती ने जब राजा को पेड़ से बंधा देखा, चरवाहा बोला, देखो यही तुम्हारा पति है। मालती बोली, हाँ भैया यही है, परंतु तुम इसे बांध कर क्यों रखे हो? चरवाहा बोला, पहले तुम बताओ कि इसे बक्से में बंद कर पानी में क्यों बहाया था? मालती बोली, भैया इसे मैंने नहीं, चोरों ने बहा दिया था। मैं तो इन्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी, अब आप इन्हें आजाद कर दो। चरवाहे ने राजा को बंधन से मुक्त कर दिया और मालती से बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, तुम मेरी गायों में से कोई गाय लेती जाओ, हम अपनी बहन बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते। मालती बोली, भैया मैं गाय का क्या करूंगी, तुम मुझसे कुछ और उधार ले लो। उसने अपने हाथ से कंगन उतारते हुए बोली, लो भैया इसे मेरी भाभी को दे देना, अब इनकार मत करना, इसे रख लो, फिर कभी आऊंगी तो तुम मुझे विदाई में जो इच्छा हो दे देना। मालती राजा को साथ लेकर राज दरबार के लिए चल पड़ी।
उसने रानी का सारा षड्यंत्र, मायके की प्रेम कहानी और वेद बने प्रेमी के सारे किस्से राजा को सुना दिए। उसने राजा को बताया, मैं दासी होते हुए भी आपको कई बार आगाह किया था, परंतु आपने मेरी बातों को सिर्फ मजाक समझा। राजा पहले ही जान चुका था कि रानी ने ही उसके साथ छल किया है और ये दासी मुझसे बेइंतहा प्रेम करती है, तभी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर अकेली बिना कुछ खाए पिए मुझे ढूंढती रही। उसे अपने राजगुरु की बात याद आ गई थी कि विवाह से पहले राजगुरु ने कहा था कि चेहरे की सुंदरता पर मत जाओ, स्त्री का चरित्र सुंदरता पर जाओ। राजा मन में ठान लिया कि यही अब मेरी रानी बनने योग्य है। वह महल लौट आया। उसने महल लौटते ही सारे दरबारी खुश हो उठे, मगर रानी और उसके चहेते नए पति की हालत खराब हो रही थी। राजा ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने रानी के साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से मेरी नई रानी मालती है। उसके जैसी वफादार स्त्री मेरे लिए दूसरी हो ही नहीं सकती। मैं खूबसूरती पर कायल हो गया था, परंतु ये सावली सी दुबली पतली स्त्री ने मेरे लिए क्या नहीं किया। उसके उपकार तले तो मैं जिंदगी भर दबा रहता हूँ, परंतु इसे महारानी बनाकर मैंने कुछ हद तक बदला चुका दिया है। राजा ने अपने राजगुरु से क्षमा मांगी। उन्होंने पहले ही राजा को आगाह कर दिया था कि अति हर चीज की बुरी होती है। राजा ने रानी और उसके प्रेमी को जिंदगी भर के लिए सजा दी। जेल में आटा पीसने और कैदियों को भोजन बना करने का काम दिया। साथ ही ये भी सजा सुनाई कि दोनों अब एक दूसरे का मुंह जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोनों को उसी दिन फांसी दे दी जाएगी। मित्रों, हमारी आज की दूसरी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक नगर के पास एक घना जंगल था। वह जंगल हमेशा फल फूलों से लदा रहता था। उस जंगल में सभी तरह के वन्य जीव रहा करते थे। तो वहीं घने जंगल के बीच एक महात्मा, जिनका नाम रुद्रदास मुनि था, तपस्यारत थे। उनके आश्रम के पास एक बहुत सुंदर सरोवर था, जो हमेशा मीठे जल से भरा रहता था। सरोवर का जल बरसात के दिन में भी बहुत स्वस्थ और निर्मल रहता था। जंगल में बसे सभी जीव भूल एक साथ वही पानी पीते थे। तो वहीं जंगल के आसपास बसे या जंगल में बसे मनुष्य भी उसी सरोवर से जल ले जाते थे। चूंकि रुद्रदास मुनि बहुत क्रोधी थे, उनके क्रोध से मनुष्य ही नहीं जीव जंतु भी डरते थे। मगर उनके लिए खुशी की बात यह थी कि मुनि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए ध्यान से हटते थे और सभी को उनके ध्यान से हटने का समय पता था। तो उस वक्त उनके आश्रम के आसपास नहीं जाते थे। यहाँ तक कि सरोवर से पानी लेने भी कोई नहीं जाता था। मगर होनी तो प्रबल होती है। जिंदगी मौत जिस स्थान पर लिखी होती है, आदमी उस वक्त हर हाल में उस स्थान पर पहुंच ही जाता है। जंगल से बाहर एक किसान की बेटी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह रोज जंगल में फल फूल लेने के लिए जाती थी। वह अपनी सुरक्षा के लिए शेर के मुखौटे वाला खाल डाल करके जाती थी, जिससे उसे जानवरों और शैतान खोपड़ी के इंसानों से भी बचाव हो जाता था। एक दिन वह उसी वक्त फल और फूल चुनने गई जिस वक्त रुद्रदास मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे। लड़की को बहुत जोर की प्यास लगी। वह चाहकर भी अपनी प्यास को रोक नहीं पा रही थी। वह शेर के मुखौटे वाला खाल ओढ़े सरोवर में पानी पीने गई। उस वक्त मुनि पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए थे। जब पानी से बाहर निकले तो सामने शेर को देख करके डर गए, मगर अगले ही पल उनका ध्यान लड़की के पैर की ओर गया तो समझ गए कि यह तो कोई स्त्री है और मुझे डराने के लिए शेर की खाल ओढ़ रखी है। वह लड़की पर बहुत क्रोधित हुए, बोले, मूर्ख लड़की, मुझे डराने के लिए शेर का मुखौटा पहन कर रखा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि स्त्री मुखी हिनी हो जा और जिंदगी भर शेर से डर करके छुपती रहे। लड़की बोली, मुनिवर, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए शेर का मुखौटा पहन रखा था। आप अंतर्यामी हो, आप अंतर्दृष्टि से देख सकते हो कि मैंने आपको डराने के उपदेश से मुखौटा नहीं पहना था। मुनि ने जब ध्यान लगाया तो सचमुच लड़की को निर्दोष पाया।
उन्हें लड़की पर दया आ गई। बोले, ये तो रक्षा में हत्या हो गई, परंतु अब मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें स्त्री मुखी हिरनी बनना ही पड़ेगा, परंतु इस श्राप से भी तुम्हारे लिए वरदान छुपा है। भगवान जो भी करते हैं या कराते हैं भले के लिए करते हैं। कालांतर में जंगल में एक राजकुमार बहुत प्यासा होकर पानी ढूंढता हुआ सरोवर के पास आएगा और तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा। उसके मन में जो भी विचार आएगा कि वह हिरनी अगर स्त्री होती तो मैं इससे विवाह कर लेता, उसी वक्त तुम पूर्ण स्त्री में बदल जाओगी और वह राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बना महलों में लौट जाएगा। इतना सुनाने के बाद लड़की हिरनी में बदल गई, मगर उसका मुख स्त्री का ही रहा। अब वह सरोवर के पास ही रहती, आसपास से फल खाती और मुनि के आश्रम के पास भटकती। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आया और जंगल में रास्ता भटक गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि किधर जाए। उसके साथ आए सैनिक भी बहुत पीछे छूट गए। जंगल में ही उसे भटकते हुए रात हो गई। उसे बहुत जोर की भूख और प्यास भी लगी थी। उसे अब अपने अंदर जीवन की आशा शेष नहीं बची दिखाई दे रही थी। वह मानकर चल रहा था कि अब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं, निश्चित ही वह मर जाएगा। इधर ध्यान मग्न मुनि ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा स्त्री मुखी हिरनी बैठी है। मुनि उस हिरनी से बोले, ये वक्त तुम्हारे विश्राम का नहीं है, तुम्हारे भाग्योदय का है, परंतु भाग्य भी सुता नहीं बदलता, उसके लिए भी उद्यम करने पड़ते हैं। तुम इस वक्त दक्षिण तरफ जंगल में जाओ। इस वक्त एक राजकुमार रास्ता भटककर बहुत मुश्किल में पड़ गया है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम उसका यथाशीघ्र मार्गदर्शन करो, उसे आश्रम तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। वह हिरनी तुरंत उठी और जंगल में उस स्थान पर पहुंच गई जहां राजकुमार मुश्किल में फंसा था। मनुष्य पर जब विपदा आनी होती है तो वह एक तरफ से नहीं आती, वह चारों तरफ से वार करती है। आसमान में काले घने बादल घिर आए थे। लगता था कुछ ही समय में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश भी होने लगेगी। राजकुमार लगातार मुश्किलों से घिरा जा रहा था। तभी उसे एक स्त्री की मुख वाली हिरनी दिखाई पड़ी। वह काफी डर गया। एक मुश्किल खत्म नहीं हो पा रही थी कि दूसरी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जा रही थी। वह समझा कि अब बच पाना बहुत मुश्किल है। ये हिरनी अवश्य कोई मायावी राक्षसी है। भला कहीं स्त्री की मुख वाली हिरनी भी होती है। अब ये राक्षसी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हिरनी भाप गई कि राजकुमार भयभीत हो गया है, उसे ढाढ़स बंधाना चाहिए। वह राजकुमार से बोली, राजकुमार आप भयभीत ना हो, मैं कोई राक्षसी या भूतनी नहीं हूँ, बल्कि एक मुनि द्वारा शापित स्त्री हूँ। मैं इस वक्त उस मुनि के आश्रम के पास ही निवास करती हूँ। आपको रास्ता बताती हूँ जिससे आप मुनि के आश्रम तक पहुँच सकें। आपको भोजन, पानी और ठहरने का प्रबंध हो सके। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे पीछे पीछे आइए। आपके ऊपर मंडराने वाला संकट पल भर में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उस हिरनी की बात मानने के अलावा राजकुमार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह हिरनी के पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में जान आई उसे भरोसा हो गया कि हिरनी कोई माया भी नहीं है। राजकुमार के आश्रम पहुंचने पर रुद्रदास मुनि ने उसे भोजन, पानी और ठहरने का स्थान दिया। राजकुमार निश्चिंत होकर के सो गया, परंतु उसके दिलो दिमाग में हिरनी घर कर गई थी। वह उसके विषय में चिंता कर रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि काश हिरनी स्त्री होती तो कितना अच्छा होता, मैं विवाह उसी से करता। इतना सोचना था कि लड़की अपनी वास्तविक रूप में आ गई। वह हिरनी से एक सुंदर, जवान, खूबसूरत स्त्री बन चुकी थी। क्योंकि वह उस वक्त महात्मा के पास बैठी थी और राजकुमार आश्रम के अंदर सोते सोते चिंतन कर रहा था। उसे कब निंद्रा आ गई पता नहीं चला। वह गहरी नींद में सो गया। उधर मुनि ने देखा कि हिरनी स्त्री बन चुकी है, वह श्राप मुक्त हो चुकी है। तो मुनि बोले, बेटी अब तुम राजकुमार की स्वागत की तैयारी करो। जब सुबह राजकुमार की नींद खुली तो सामने खूबसूरत स्त्री देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह मुनि से बोला, महात्मा मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, आप हमें आज्ञा
दे। तब मुनि बोले, अवश्य राजकुमार, विधि का विधान भी यही कहता है कि अब तक तो इस लड़की को राजरानी होना चाहिए था। अब आप इसे विलंब ना करें। राजकुमार लड़की से विवाह करके उसे अपने महल लेकर के लौट गया। उधर लड़की के माता पिता ये सोचकर संतोष कर गए थे कि बेटी को कोई जंगली जानवर मारकर खा गया होगा। परंतु एक दिन राजरानी उसके घर पधारी तो किसान आश्चर्य में पड़ गया। परंतु जब अगले ही पल देखा कि ये रानी तो मेरी अपनी ही बेटी है, तो उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। तब बेटी ने अपने माता पिता से अपने श्रापित जीवन को लेकर राजरानी बनने तक की सारी घटना सुना दी। किसान की बेटी छाती चौड़ी कर गई थी। जब बेटी ने उनका दिल जीत लिया था, उन्होंने मां के साथ राजभवन में अपने माँ बाप को लेकर के चली गई। मित्रों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।